नमस्कार, मैं अजीत। ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हुआ, सुबह सुबह ये खबर आई और ट्विटर ने ये कहा कि हिंसा भड़क रही थी और जब हम उसे संदर्भों में देखते हैं, जो भी कंटेक्स्ट चल रहा है, उसके कारण हमें लगा कि ट्रंप का अकाउंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं यूएसए के, और वहाँ के प्रेसिडेंट का अकाउंट, जो उनका अपना पर्सनल अकाउंट है, वो सस्पेंड हो जाना ये बताता है कि डीप स्टेट जिसे कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि डीप स्टेट अलग अलग तंत्रों को अपने नियंत्रण में लिए हुए है और कैसे जो लोग सत्ता में नहीं हैं, जैसे कि मिशेल ओबामा की मैं बात करूं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि सारे ही सोशल प्लेटफॉर्म से, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या जो भी हो, इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रंप को तुरंत ही निकाल देना चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वहां पे नहीं है। अब हमें यह देखना चाहिए कि आखिर सोशल मीडिया जिसकी शुरुआत होती है कि हम फ्री स्पीच को और वॉइसलेस को वॉइस देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए आ रहे हैं और यहाँ पे फ्रीडम है आपको। और फ्रीडम क्यों है? क्योंकि एक्सप्रेशन के टूल्स होते हैं कि कुछ लोगों को जो अभी तक मान लीजिए कि अपनी डायरीज में कुछ लिखा करते थे या उन्हें लगता था कि उनके पास विचार हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते हैं और उन्हें एक जगह देते हैं कि आप यहाँ पर स्वच्छंद रूप से फ्री स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री स्पीच अब क्या है? फ्री स्पीच अगर वामपंथियों के लेंस से देखें, उनके तरीके से देखा जाए, तो फ्री स्पीच वह व्यवस्था है जो वामपंथियों के विचारों के अनुरूप है, भले उसमें वो सारी बातें हो, जैसे वायलेंस को इंस्टिगेट करने की कोशिश हो, कहीं पे आगजनी हो रही हो, कहीं प्रदर्शन के नाम पे जो है प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा हो, इन सब चीज़ों को वामपंथियों ने, अगर उनके विचार के लोग, उनके विचारधारा की चीज़ों को अगर डिफेंड करने वाले या उसके समर्थक जो है वो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, तब वो फ्री स्पीच है। तब राइट टू डिसेंट बोला जाता है कि विरोध के स्वर हैं और डेमोक्रेसी में इसका होना ज़रूरी है और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यही लोग जो और मूलतः जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके जो भी ऑनर्स हैं और ये जहाँ से आते हैं, ये मूलतः एक ऐसी विचारधारा से साइड करते हैं जो पावर में कहीं पे है नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है पॉलिसी मेकिंग को, और अगर वो पावर से बाहर चली जाती है तो अलग अलग हथकंडे अपना के वो चाहती है कि जो भी सत्ता में है उसको डिमीन किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, रिडिक्यूल किया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही होता है कि पिछले 4 साल से लगातार एक हेट कैंपेन चलता रहा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न चैनल्स हो, चाहे उनके कॉमेडियंस हो, लेट नाइट कॉमेडी शोज जो होते हैं, चैट शोज होते हैं, उन सब को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक हेट कैंपेन चलता है और उसी की परिणति इसमें है कि पहले तो वो चुनाव हारते हैं, जो भी कारण रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि कैपिटल, जो उनका संसद भवन का सीट है, वहाँ पे जाके एक अराजक भीड़ जो है वो इस सारी कुव्यवस्था जो चल रही थी और जो बोला जा रहा था कि स्टील कर लिया गया इलेक्शन, इस तरह की बात, तो वो अपना प्रदर्शन जो है एक तरह से करते हुए, विरोध के स्वर जिसे कहते हैं वो जताते हुए कैपिटल में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा भी करते हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। अब फ्री स्पीच के पुरोधाओं के लिए जो अभी ही कुछ महीने पहले और इसी चुनाव के दौरान, अमेरिकी चुनाव के दौरान, ब्लैक लाइव्स मैटर का जब डिबेट आता है, जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक युवक रहता है, उसको पुलिस जो है किन्हीं कारणों से उसकी हत्या हो जाती है पुलिस के हाथों, और तब जो है ये कि अश्वेतों की जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने श्वेतों की, गोरों की है या किसी और की है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक मूवमेंट चलता है और उस मूवमेंट की शुरुआत तो बड़े ही रोमांटिसाइज्ड, ब्यूटीफुल और एलिटिस्ट शब्दों के साथ होती है, जैसा कि किसी भी वामपंथी मूवमेंट के साथ होता है, लेकिन उसका अंत जो है वो अंत और मिडिल, मतलब शुरुआत छोड़ के उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई। उसमें श्वेत या गोरे लोगों के प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया, छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट किया गया और उसमें आग लगा दी गई, लूटपाट की इतनी घटनाएं हुई
और उसको ये लोग कह रहे थे कि जितने तरह से इन गोरों ने हमें आज तक लूटा है, तो ये तो रेपरेशंस है। रेपरेशंस मतलब क्षतिपूर्ति है जो हमारे साथ पहले हुआ है। उसको इन्होंने फ्री स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट, ये सब कह के डिफेंड किया था। अब उसी तरह उस तरह की तो नहीं, उसका मतलब 10% या 5% कह सकते हैं कि अब ये हिंसा जो है उनके विरोधियों ने, जो दूसरे गैर वामपंथी जो हैं, उन लोगों ने ये हिंसा शुरू की और अराजकता एक तरह से कह सकते हैं, और प्रोटेस्ट मार्च किया और कैपिटोल में घुस गए, जो कि आज तक अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और काफ़ी लोग इमोशनल हो गए, लोगों ने कहना शुरू किया कि अमेरिका में ये कभी नहीं होता था, मैं फलाने देश को छोड़ के आया था, वहाँ फ्री स्पीच नहीं था, और अब यहाँ पे आया हूँ, अब यहाँ फ्री स्पीच नहीं है, इस तरह की बातें। फ्री स्पीच को लेके, और फ्री स्पीच जब मैं बोल रहा हूँ तो जो नैरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि ट्विटर जो है या फिर फेसबुक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज के समय में नैरेटिव मेकिंग के सबसे अग्रणी प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो इनके थ्रू ही यहाँ पे जब सेलिब्रिटीज़ जो हैं या वैसे लोग हैं जिनकी बातें सुनी जाती हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ऐसे लोग जब इन लोगों को डिफेंड करते हैं, एक तरह के वायलेंस को सपोर्ट करते हैं और दूसरे तरह के वायलेंस पे या तो चुप रह जाते हैं या उसको डिनाउंस करने लगते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही वायलेंट है, पहले वाला वायलेंस नहीं था, वो डिसेंट था, दूसरे वाला जो है बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा वायलेंस है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि वही त्वाडा कुत्ता टॉमी वाली बात हो जाती है, साडा कुत्ता कुत्ता, ये वाली। अब मेरी अगर राय इसमें ली जाए तो फ्री स्पीच जो है खास करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या तो बिल्कुल ही स्वतंत्र हो कि एकदम ही जिसको जो कहना वो कह सकता है, लेकिन अगर आप उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जैसे कि भारत के संविधान में व्यवस्था है, जो नेहरू जी ने जो है उसे चेंज किया था कि नहीं, फ्री स्पीच नहीं होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, और उसको डिफाइन नहीं किया गया कि कितना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, नहीं है, जो भी है, और उसे आप शायद डिफाइन कर भी नहीं सकते क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव मैटर है कि मेरे लिए जो है हो सकता है कि गालियां देना मुझे मान्य लगता हो, कि ठीक लगता हो, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जो गाली गलौज चलता है, किसी के लिए साला कह देना भी एक मतलब लगता है कि नहीं, ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, भाषा की मर्यादा जो है इससे खत्म होती है। तो उसी में या तो बिल्कुल ही आप फ्रीडम दे दीजिए, नहीं तो कुछ सार्वभौमिक मानदंड, यूनिवर्सल बेंचमार्क्स आप सेट कर दीजिए कि नहीं, जैसे कि आप किसी को डायरेक्टली हिंसा की धमकी नहीं दे सकते, हिंसा करने के लिए लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, आप उकसा नहीं सकते वायलेंस को, बलात्कार की धमकी देना या नरसंहारों को डिफेंड करना, जिहादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना या किसी आतंकवादी को जो है समर्थन देना, इस तरह की चीज़ें जो है उसको नकार दी जाए। और ये बातें सिर्फ गैर वामपंथियों पे ही लागू ना हो, उनके अकाउंट को जब सस्पेंड करना है, ये सारी बातें नॉर्मल जो वामपंथी हैं, और ऐसे लोग हैं जिन पर बच्चियों के जो नवजात शिशु हैं उनके ऑनलाइन डॉक्सिंग का आरोप है, 7-8 साल की बच्ची है उसकी जानकारी पब्लिक में करने का आरोप है, और वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, जो लगातार आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह के करते हैं, और अपने ही देश की सारी उन संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं जिनका फैसला या निर्णय जो है इनके हिसाब का नहीं होता। ये बाबरी पे रोते रहेंगे, लेकिन राम जन्मभूमि को तोड़ के जब बाबरी बनाई गई थी उस पे नहीं होता है, उसके टाइटल सूट हार जाने के बाद ये तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन यही लोग ये नहीं हमें बता पाते हैं कि 1528 से हिस्ट्री शुरू नहीं होती। ये हमने सबने देखा है, और इस तरह के विचारों को बड़ा पुष्पित पल्लवित होते हुए हम अपने अपने मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। तो ट्विटर के ऑफिस में बैठा हुआ बंदा यह तय नहीं करे, बल्कि उसकी पॉलिसी तय करे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें अकाउंट जब कोई रिपोर्ट हो तो उसमें जैसे एग्जाम्स में होता है कि आपको एक कोड जनरेट हो जाता है कि उस कोड के कारण किसी को पता नहीं चलेगा कि लिखने वाले की आइडेंटिटी क्या है। उसी तरह से एक लाइन कोड का चला दो और एक एनक्रिप्टेड नाम दे दो या कुछ एक स्ट्रिंग जनरेट कर दो,
कि ये यहाँ पे आया, इस पे रिपोर्ट। तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर कोई भी आदमी जो भी ट्विटर के ऑफिस में है, फेसबुक के ऑफिस में बैठा हुआ, वो तय करे कंटेंट के बेस पे कि ये हेट है कि नहीं है, और सिर्फ एक व्यक्ति तय ना करे। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति की आइडियोलॉजी ये है, इसकी ये विचारधारा है, तो कम से कम 3-4 लोगों का टीम हो कि एक ने उसे पास किया तो फिर सेकेंडरी होगा, और उसके बाद एक वोटिंग हो, मतलब जो भी, अगर 3 ने पास कर दिया 4 में से तो उसको अलाउ कर देना चाहिए। इस तरह की चीज होनी चाहिए। और अब यहाँ पे क्या है कि फेसबुक ने खुद स्वीकारा है कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वामपंथी झुकाव रखते हैं, और उसी झुकाव के कारण आपको देखने को मिलेगा कि आपने अगर ओम आंजनेय नमः भी लिखा हुआ है, और ये हुआ है फेसबुक पे, मुझे लोगों ने दिखाया है कि आपने संस्कृत में एक श्लोक लिख दिया है और कोई उसे रिपोर्ट कर देता है, और खास करके अगर वो समुदाय विशेष का व्यक्ति हो, तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जय श्री राम लिखने पे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। किसी ने हिंदी में सिर्फ ये लिख दिया था कि पूर्वा हवा बह रही है, इस तरह से किसी ने उसे रिपोर्ट किया, वो सस्पेंड हो गया। और कोरोना के टाइम में तो इतने अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि ये सीधा बोल देते हैं कि नहीं, किसी ने रिपोर्ट किया, हम सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है, रिव्यूअर्स हमारे ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो फ्री स्पीच को लेके एक चर्चा होना आवश्यक है। अब देखिए, ट्विटर का दोगलापन जब अगर हम जांचने लगे कब कब क्या क्या हुआ, तालिबान की आइडियोलॉजी के लोग हैं, आईसिस वाले काफी लंबे समय तक इस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड किया है। पोर्नोग्राफी तो इतनी ज़्यादा है, उनके बाकायदा हैंडल्स बने हुए, तो हो सकता है कि पोर्नोग्राफी को ये अलाउ करते हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ यूनिवर्सल मापदंडों को लेकर चलते हैं तो हमें ये मतलब ये दोगलापन जो है ये नहीं चलेगा। मलेशिया का जो पीएम था महाथिर मोहम्मद, उसने फ्रांस में जब सैमुअल पेटी की हत्या होती है ये कार्टून को दिखाने के कारण, और कार्टून को दोबारा से शार्ली एब्दो को प्रोजेक्ट किया गया गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, तब उसने लिखा था कि मिलियंस ऑफ फ्रेंच पीपल को, मुसलमानों को आके और सीधा काट देना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले लोग, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ही इज स्टिल ऑन ट्विटर, वो ट्विटर पे है। और चाइनीज एम्बेसी जो यूएस में है, वहां पे ये लोग लिख रहे हैं कि उइगर मुसलमानों के साथ जो इन्होंने डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं, वहां पे उन्हें इमेंसिपेट किया है। आप सोचिए कि किसी का ह्यूमन राइट का इस तरह का ग्रोस वायलेशन हो रहा है, और उसको ट्विटर पे चाइनीज एम्बेसी का आदमी वो सीधा सीधा लिख रहा है कि ये इमेंसिपेशन है, सशक्तिकरण है, कि हम उनको हम धर्म से डिटैच कर रहे हैं, उनके बच्चा पैदा करने की क्षमता जो भी है वो चाहते हैं तो उसको हम अलग कर रहे हैं, और तमाम तरह की बातें। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे, और ये ट्रंप को सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिखा, और या वो आगे ऐसा लिखेगा जिसके कारण वायलेंस और भी हो सकता है। यहाँ पे स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जो रोते हुए वीडियो बना रही है, चिल्ला रही है और ट्विटर पे लिख रही है कि बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को आना चाहिए और फलाने जगह पे आओ, सड़क पे उतरने का वक्त आ गया। सड़क पे उतर के क्या होता है? सड़क पे तो उतरे हुए ही थे लोग ऑलरेडी, एंटी सीए प्रोटेस्ट जब चल रहे थे तब। तो उसके अलावा तुम्हें क्यों सड़कों पे लोगों को उतारना है? इसका मतलब यह है कि तुम कहीं ना कहीं, अगर ट्विटर के ही लॉज जो ये नए लॉ नित दिन बन रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर हम चले तो लगता है कि ये तो वही कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और इन्हीं के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण तो 5 ही लोग मरे हैं। अगर उसको हम डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके लिए जवाब दे, उस पर हम तय करें तो, और यहाँ तो 53 लोग मरे थे। दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए, उसको इंसाइट करने वाले लोग कौन थे? और क्या वो ट्विटर पे लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे थे, भड़का नहीं रहे थे? बिल्कुल वही काम हो रहा था। उस कारण से आप देख लीजिए, उमर खालिद सैफी, सफूरा जरगर हो गई, आपको ताहिर हुसैन हो गया, फारूक फैजल हो गया, और इनसे जुड़े वो लोग जो सोशल मीडिया पे थे, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों के ट्वीट्स आप जाके निकालिए, ये लोग क्या कर रहे थे उस समय में। तो क्या उस समय संदर्भों को देखते हुए आज जो ट्विटर इतना स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है कि नहीं, हम जो है कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं
कि अभी जो वातावरण, अभी जो माहौल है, उसके हिसाब से आगे क्या क्या हो सकता है। तो उस समय भी तो तुम्हें देखना चाहिए था। और हमें यह भी जानना होगा कि दंगे फैलाने में इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, खास करके ट्विटर जैसे का, और ट्विटर का मैं बताऊंगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट व्हाट्सएप का होता है। और कई जगह यह देखा गया है कि चाहे दंगे फैलाने के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को जुटाना है। बंगाल में ये खूब हुआ है, जयपुर में हुआ है, जब राइट्स हो गए थे, एक बार पूरे थाना को जला दिया था मुस्लिम लोगों की एक भीड़ ने, ये हुआ था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की घाटियों में जब ऑपरेशंस होते थे सुरक्षा बलों के, तब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, इससे पहले ये लोग ब्लैकबेरी का यूज करते थे, जब गवर्नमेंट ने ब्लैकबेरी वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि यहाँ पे हमारा सर्वर बनाओ ताकि हम कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करें, क्योंकि ये बीबीएम के थ्रू चैट करते थे और गवर्नमेंट एजेंसी को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। उसके बाद ये व्हाट्सएप आता है, और व्हाट्सएप पे ऑर्गेनाइज करना और बताना, और ये व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स, वीडियोज घूमते हुए हमें कई बार मिले, जहाँ पे वो कहा जा रहा है कि हाँ आदिल भाई जो है वहाँ से भाग रहे हैं, पुलिस इधर है, लोकेशंस देके उनको कैसे निकलवाना है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो दंगों को करवाने में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तो बहुत ज़्यादा हाथ है। व्हाट्सएप का तो लगभग डायरेक्ट ही हाल, मतलब अफवाह फैला फैला कर लिंचिंग करवाई गई है। हौज काजी वाला मामला आपको याद होगा, उसमें यही कहा गया कि हिंदुओं ने एक मुस्लिम को मार दिया है, तो सारे मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, और यहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चांदनी चौक में हौज काजी में जो दुर्गा माता का और मंदिर था, उसको बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। और वहाँ सिर्फ एक गली है जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, और वहाँ पे वो छतों से पत्थर बरसाने लगे, तलवार लेके डरा रहे थे लोगों को, और लोगों का वहाँ पे निकलना मुश्किल हो रखा था। ट्विटर का अगर हम अब हम ट्विटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्विटर का उपयोग 10% लोग जो होते हैं वो 92% कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट जनरेट करते हैं ट्विटर पे। मतलब आप सोचिए कि 10%, सिर्फ अगर 100 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 10 लोग, ट्विटर के जो यूजर हैं 10 लोग, 100 लोग अगर 100 मैसेज जनरेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10 लोग 92 मैसेज जनरेट करते हैं, लिखते हैं, और बाकी के 90 लोग मात्र 8। ये है परसेंटेज। आप सोचिए कि उन 10 लोगों ने किस तरह से नैरेटिव पे कब्जा किया हुआ होगा। और ये जो लोग कंटेंट लिखते हैं वही खबर भी बनती है, क्योंकि ये लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, और इसमें मूलतः वामपंथियों का वर्चस्व है। यूएस में लगभग 2/3 लोग ऐसे हैं जो नॉन रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन और ओबामा इनकी पार्टी है, और जो अभी जिसने हराया है इसको, अभी डोनाल्ड ट्रंप को। तो 2/3 लोग उसके सपोर्टर हैं, और मात्र 1/3 लोग रिपब्लिकन्स हैं, जो कंजर्वेटिव वैल्यूज वाले लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं। मतलब ये कितना स्क्यूड है, एकदम बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। और भारत में भी उसी तरह से देखा जाए तो भारत में भी ट्विटर का उपयोग हमेशा ही कवरिंग फायर देने के लिए होता रहा है। फुट सोल्जर्स जो होते हैं, जो सीलमपुर में पेट्रोल बम लेके रईस था, मोहम्मद रईस, वो फेंक रहा था, हाथी में फट गया। ये लोग हिंसा करते हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौक पे जो है, घर से ही आदमी निकल रहा है पेट्रोल बम जेब में लेके, वहाँ पे लखनऊ के परिवर्तन चौक में वायलेंस हुआ, मेरठ में हुआ। उसके बाद आप नदर्न इंडिया में, खास करके यूपी, और फिर इधर चले जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए तो आप वेस्ट बंगाल में, मतलब मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, वर्धमान में, इन सब जगहों पे, धूलागढ़ में, इन सब जगहों पे लगातार दंगे हुए। सीएए के टाइम में ये लगातार हिंसा करते रहे, और उन्हें जो है डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कौन कर रहा है? तो यही 10% लोग जो हैं, ये इन चीज़ों को, इन प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज करते हैं, और रोमांटिसाइज करेंगे बड़े ही सुंदर सुंदर शब्दों में जो है लिखा जाता है कि आहा हा, देखो लोग जो है अपना डिसेंट जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग जो है खुश नहीं हैं नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसीज से, नीतियों से, और वो देखो उन्होंने तो भारत का नक्शा लगा दिया है। अब ये नहीं देखते हैं कि भारत के नक्शे में से ये लोग, सीए की बात कर रहा हूँ, कि जो बात शर्जील इमाम ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को काट देना चाहिए, वो भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ इनके बोर्ड पे दिखा है। इन्होंने जो नोटिस बोर्ड ये
बस का जो स्टैंड होता है उस पे चिपका रखा था, यहाँ पे शाहीन बाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोग न सिर्फ वायलेंस को इंसाइट करते हैं अपने शब्दों से, बहुत ही सटल और सूक्ष्म तरीके से करते हैं, बल्कि जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर कहीं कुछ वायलेंस हो जाए तो बोलेगा कि प्रदर्शन तो में तो थोड़ा जो होता है हिंसक हो ही जाता है, या फिर वो डिसऑन कर देंगे उनको कि नहीं ये हमारा आदमी नहीं था, हम जो हिंसा नहीं चाहते। किसान आंदोलन में यही हो रहा है कि जियो के 1500 टावर जो है मतलब तोड़कर बर्बाद कर दिए गए, लूटपाट मचा है, उसका जनरेटर लूट के गुरुद्वारे में दिया जा रहा है, और कहा गया कि नहीं नहीं ये लोग किसान नहीं, ये हमारे बीच के नहीं। अरे वो तुम्हारा ही नाम लेके कर रहे हैं ना। ये तो वही बात हो गई कि जिहादी जो है उधर कहीं अल्लाह अकबर करके बम बांध के फट रहा करे, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। ये ढकोसला जो है या इस तरह की थिंकिंग जो है ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस है। इस पे मतलब ये मजाक में भी इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही सीरियस होकर कहा जाता है कि नहीं 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 ये सच्चे मुसलमान नहीं है, वो सच्चा आंदोलनकारी नहीं है, वो तो हमारे ग्रुप का है भी नहीं। अब ट्विटर की नई पॉलिसी आई है कि उन्होंने अब किसी भी ट्वीट के नीचे वो स्वतः संज्ञान लेते हुए ये लिख सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या मैनिपुलेटेड मीडिया है, या उस पर एक चेतावनी लगा देते हैं। अब आप सोचिए कि आप जो ही कोई ट्वीट पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा तो स्वयं ही आप सचेत हो जाते हैं, या आपको लग जाएगा कि नहीं इसमें कुछ है, कुछ गलत है, तो आप स्किप कर देंगे। इन्होंने क्या किया कि एक तरह के लोगों के ट्विटर अकाउंट को इस तरह से टारगेट करना शुरू किया जो गैर वामपंथी विचारधारा के लोग थे। और इसका एक उदाहरण था कि अमित मालविया ने एक फैक्ट चेक ट्वीट किया। फैक्ट चेक पॉलिटिकल कीड़ा का एक वीडियो था, किसान आंदोलन के बीच एक पुलिस वाले के हाथ में ऐसे फाइबर का एक डंडा था और वो एक बुजुर्ग के ऊपर चला रहा था। उस फोटो को सब ने, पूरे वामपंथी गैंग ने, लिब्रांडू गैंग ने उसको पूरा मतलब ग्ली के साथ एकदम शेयर किया कि ये देखो मोदी की पुलिस कैसे मार रही। ठीक, उसका फैक्ट चेक हुआ क्योंकि उसका वीडियो था और वो लगा नहीं बुजुर्ग को, वो चला रहा था, डरा रहा होगा हो सकता है। और जब राइट का सिचुएशन आ जाता है, जब अराजकतावादी भीड़ जो है हिंसा पे उतारू हो जाए, इन्हीं लोगों ने ये नहीं दिखाया कि कैसे ट्रैक्टर चला के मतलब वो चढ़ाया जा रहा था पुलिस वाले के ऊपर, उन्हें खदेड़ा जा रहा था, ये सब नहीं आया। तो उसमें जो है फोटो था, ट्वीट था और वीडियो था दूसरा कि एक्चुअल में क्या हुआ और फेक न्यूज क्या चल रहा है। तो एक्चुअल में जो फैक्ट चेक था उसके नीचे ट्विटर ने लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब जो वो मीडिया जो है वो गलत है, और उसको लेके सरकार ने कुछ नहीं किया। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सरकार तब तक कुछ नहीं करती है जब तक इनके टॉप के लीडर्स के ऊपर कुछ ना आ जाए, इस तरह की बात ना हो। और शायद ये एक टेस्टिंग था कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी इस कंट्री के, उसके आईटी सेल के हेड के ऊपर उसके ट्वीट के नीचे हम मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देंगे और हम देखते हैं कि भैया क्या कर लेती है सरकार। और हमने देखा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। वो एक टेस्टिंग था, और टेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी समय में ये लोग यूएस इलेक्शन में भी इसी तरह के कांड कर रहे थे। और यूएस इलेक्शन में अब क्या हुआ कि इस तरह की जब पॉलिसी जो आप लगा देते हैं इस तरह की, तो पता चलता है कि लगभग 20% तक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो हो जाता है। और इन्होंने लिखा है, अपने पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हमने रीट्वीट डायरेक्ट करने से लोगों को रोका। हमने कहा कि आप जो भी रीट्वीट कर रहे हैं उसके साथ कुछ कोट करके डालिए। तो यूजर बिहेवियर भी ये चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि रीट्वीट से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तेज़ी से फैल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि 20% तक इंफॉर्मेशन के फ्लो को इन्होंने स्लो कर दिया। तो आप देखिए कि चुनाव के समय में जब वैचारिक महायुद्ध छिड़ा हुआ होता है, उस समय में एक प्लेटफॉर्म जो कि एक माध्यम मात्र है, मीडिया का मतलब होता है माध्यम, मीडियम से मीडिया बना है, और वो माध्यम कैसे प्लेटफॉर्म होने की बात को छोड़ के एडिटोरियल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स में घुस जाता है। वो आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है, और बिहेवियर मतलब नॉर्मल समय में करेगी। जैसे ठीक है कि आदमी
की आदत है, टेक्स्ट जो है छोटा छोटा लिखेगा तो उसको फोर्स करने के लिए वो बड़े टेक्स्ट लिखने के लिए कह रहा है, या फिर जो है फोटो डालने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक रोकने के लिए अलग अलग फीचर्स ला रहा है। ये बिहेवियरल चेंज जो है बिजनेस सेंस बनाता है। लेकिन जब आप एक चुनाव के बीच में बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, तब पता चलता है कि आपका मोटिव, आपका उद्देश्य जो है वो बड़ा ही सिनिस्टर है, वो नॉर्मल नहीं है, और उन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ब्लो आउट करने से पहले ही रोकना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी का प्रयोग जब चुनाव के दौरान होने लगता है तो चुनाव पे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि एक डेटा कहती है कि 56% लोग सिर्फ न्यूज का अपडेट लेने के लिए ट्विटर पे आते हैं। सोचिए आप कि ट्विटर पे जितने यूजर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ट्विटर पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्हें पता चले कि दिन भर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो भी है। और उसमें से 12% ऐसे लोग हैं, मतलब ट्विटर के यूजर्स में 12% जो ट्विटर से ही न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया गया, या फिर वो जिन जिन स्रोतों से न्यूज़ लेता है उसके पीछे कोई अलग दूसरे लोग लगे पड़े हों और उन्होंने उसको रेटिंग जो है गलत दी हुई हो कि ये जो है मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये जो है 3 बार फैक्ट चेक में पकड़ा गया है, तब जो है आपका विश्वास जो है खत्म होता जाता है, आप स्विच करने लगते हैं, आप दूसरे तरह के लोगों की तरफ जाने लगते हैं। यही हो रहा है, और ये बड़े ही कॉन्शियस तरीके से हो रहा है। फैक्ट चेक के लिए फेसबुक के पास जो लिस्ट है उसमें आपको दिख जाएगा कि ये किस तरह के लोगों को फैक्ट चेक करवा रहे हैं, जिनका फैक्ट चेकर जिनके स्वयं ही प्लेटफॉर्म पे सिर्फ झूठ और प्रपंच भरा हुआ है, एक तरह के ही लोगों की फैक्ट चेकिंग करते हैं, एक ही तरह के लोगों को डिफेंड करते हैं। दिन भर मतलब गलत इंफॉर्मेशन तो आता नहीं है, लेकिन दिन भर उनको बिजी रखना है तो मीम्स का, चुटकुलों का फैक्ट चेकिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने अपने फैक्ट चेकिंग के लिस्ट में शामिल कर रखा है, और वैसे लोग दूसरे तरह के गैर वामपंथी मीडिया वालों को टारगेट करते रहते हैं, और उस टारगेटिंग के चक्कर में ये उन्हें गलत रेटिंग देते हैं, और गलत रेटिंग के कारण क्या होता है कि आप फेसबुक जो है आपके पोस्ट की रीच 100% से 2% तक ला सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है। ट्विटर जो है आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देगा या परमानेंटली सस्पेंड कर देगा, खुद ही एक बार बोलेगा कि नहीं आप जो है किसी रूल के वायलेशन में नहीं है, और खुद ही 2 दिन के बाद बोलेगा कि नहीं आप किसी रूल के वायलेशन में हैं, और उस पर दूसरा व्यक्ति जो है वो फ्लाउंट करता है कि देखो इसको पहले ट्विटर ने छोड़ दिया, लेकिन हमने ट्विटर के एक स्पोक्स पर्सन को वहाँ पे फ़ोन करके बोला कि ये आदमी कैसे है ट्विटर पे, और उसको हमने परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया। सस्पेंड करवा देते हैं और सत्ता इसमें कुछ नहीं करती। अब जो है कि अब न्यूज़ सोर्स की मैं बात कर रहा था कि 12% लोग ट्विटर को न्यूज़ सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे न्यूज़ सोर्स में वो अकाउंट होते हैं जो वस्तुतः कहीं से, वो अकाउंट भी होते हैं जो वस्तुतः कहीं से पैसे लेकर या वो एक मोटिवेटेड एजेंडा लेकर आते हैं कि नहीं हमें जो है इस तरह के लोगों को बचाना ही है और इस तरह के लोगों को टारगेट ही करना है। तो ये भी होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप लगातार एक वैक्सीन को जो है, अब चूंकि भारत में डेवलप हुआ है तो उसको आप घटिया बताने लगेंगे क्योंकि वो भारत बायोटेक के। क्यों भाई? क्योंकि आपने फाइजर वालों से पैसा जो है खाया हुआ होगा, या कोई और कंपनी है उससे पैसा खाया होगा, तो विदेशी तो आपको कुछ डॉलर भी दे देंगे, भारतीय डॉलर भी नहीं देगा। और विदेशी के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे लगभग 1.25 बिलियन लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग जहाँ पे हैं वहाँ अगर एक विदेशी कंपनी की वैक्सीन आ जाएगी तो फायदे में रहेगी। तो आप क्या करते हैं कि विदेशी कंपनी के बारे में आप नहीं बताते हैं कि उसने 1600 ही लोगों पे टेस्ट किया है, भारतीय कंपनी ने 22,500 पे किया है, और फिर आप दोनों के पास एफिकेसी डेटा नहीं है, दोनों ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ट्राई किया है, लेकिन आप सिर्फ भारतीय लोग जो है, भारतीय जो कंपनी है उसके बारे में गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो जो है लोगों के दिमाग में घर कर जाती है बात, और वो पैनिक जो है शुरू हो जाती है, नहीं यार भारत वाले कहाँ से ढंग की वैक्सीन बनाएंगे, इस तरह की चीज़ होती है। या फिर सरकार जब पुल बना रही है तो आप कहेंगे कि पुल बनाने से तो अब नाविकों का रोजगार जो है छिन गया। सरकार टॉयलेट्स बना रही है तब आप कहेंगे कि
देखो ये तो गांव वालों को जबरन स्वच्छ भारत मूवमेंट में ढकेल कर मोदी जोड़ना चाहता है। सरकार जो है सिलेंडर देना चाह रही है, तो आप बोल रहे हैं कि अब जो है ये मिट्टी का चूल्हा बनाने वाला और ये जो बाकी लोग थे उनका रोजगार अब उनका कौन खरीदेगा। इस तरह की बातें आप करने लगते हैं, तो फिर आप एक तरह के एजेंडा से चलने लगते हैं और आप ही को कोई देखता है वो 12% जो ट्विटर को न्यूज़ सोर्स की तरह ट्रीट करता है और 56% लोग जो ट्विटर पे न्यूज़ से अपडेट होने आते हैं, क्या उनका बिहेवियर ऐसे से मोटिवेट नहीं होगा? वो क्या चेंज नहीं करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को? और आपने देखा है कि जो ठाकरे कुछ समय पहले तक घोर एक्सट्रीमिस्ट और कम्युनल हुआ करता था, आज सेकुलर हो गया। तो जो लोग उसे सेकुलर कर रहे हैं वही लोग तो उसे कम्युनल भी कह रहे थे। तो क्या एक व्यक्ति की विचारधारा या एक व्यक्ति का पूरा आउटलुक सिर्फ इसलिए बदल जाता है कि वो सत्ता में भाजपा के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है? तब हमें पता चलता है कि बिल्कुल इसी तरह से ट्विटर बिहेव करता है। और जो मिलेनियल्स हैं, जो लोग नए नए कॉलेजों में आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, चूंकि इस तरह का गिरोह बना हुआ है कि एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को इतना ज़्यादा इंटेंसिटी में पुश किया जाता है कि हमेशा आपको एक तरह के इंफॉर्मेशन देने वाले से वहाँ से आप फैसिनेशन हो जाएगा और फिर जो है आप उसी को फॉलो करने लगते हैं। आपके पास दूसरे तरह का डेटा आता ही नहीं, इंफॉर्मेशन आता ही नहीं। और भारत में ये 12 और 56% जो मैंने न्यूज़ से रिलेटेड डेटा बोला है कि भारत में ये डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि भारत में तो इतनी ज़्यादा कंटेंटलेसनेस की स्थिति है, खास करके मीडिया में, कि आप मनोरंजन वाले बीट में अगर चले जाएं तो उसमें आपको कोई भी एक्ट्रेस ने कोई अपना बिकिनी का फोटो डाला है, कोई कहीं पे वेकेशन मना रही है या किसी ने कुछ बोल दिया, उसके एक एक पोस्ट पे एक एक लेख बन जाता है। और उसके में नीचे मतलब 3 लाइन का वो पूरा होता है, उसके बाद लंबा सा एक उसका इंस्टा का पोस्ट जो है उसमें एम्बेड कर दिया जाता है। उसके नीचे में कोई पुरानी खबर का कि इनकी ये फिल्म आने वाली है, वो वहाँ गई, इस तरह की बातें लिख दी जाती हैं वो पोस्ट। उसी तरह ट्विटर पे एक आदमी ने क्या ट्वीट किया है उसको भी पोर्टल्स पे डाला जाता है। हो सकता है कि वो सही मतलब अच्छी खबर हो जिस पर बात की जानी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में ट्विटर और इंस्टाग्राम को एज ए न्यूज़ सोर्स ट्रीट करने वाले लोग हो सकता है कि ज़्यादा हो। यहाँ पे ट्विटर पे फोटो शेयर नहीं होता है, यहाँ पे एकदम वैचारिक बातें होती हैं। और वैचारिक बातों में भी पूरा खास करके 2014-15 के बाद से बाइनरी में बटा हुआ है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ एक ही तरह की बातें कर रहा था और दूसरा हिस्सा जो था वो दूसरी तरह की बात कर रहा था। तो ये जो पक्ष और विपक्ष कोई मिडिल ग्राउंड वाला नहीं था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा थी। तो भारत में लगभग 5.5 करोड़ लोग हैं ट्विटर पे और ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। विश्व की तीसरा सबसे बड़ा मार्केट जो है भारत है। और यहाँ पे जियो के आने के बाद जिस तरह से इंटरनेट चीप हुआ है, तो उससे यह भी देखा जाना चाहिए कि इसका स्कोप आगे कितना है। और स्कोप जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक टेक कंपनी की इन्फ्लुएंशियल पावर, अगर इसे चेक नहीं किया गया तो वो तो लगातार बढ़ता जाएगा। और उसमें भी एक डेटा और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे पिछले मतलब अक्टूबर 2020 तक की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तक एक व्यक्ति 7 घंटे इंटरनेट पे व्यतीत कर रहा था और उन 7 घंटों में 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा था, जिसमें मूलतः इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, ये सारे। 2.5 घंटे अगर आप एक जगह पे हैं और आपको लगातार कहीं पे मैनिपुलेटेड मीडिया दिखेगा, कहीं पे एक तरह की बात दिखेगी, कहीं पे वायलेंस को रोमांटिसाइज किया जाता रहा होगा, उसको एलिटिस्ट अभिजात्य शब्दावली के साथ जो है उसे बढ़िया बताने की कोशिश की जा रही होगी कि नहीं, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, तब आप इन्फ्लुएंस लगातार होते जाएंगे। 2.5 घंटे आप अपने दिन के व्यतीत करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये एक बहुत बड़ी मात्रा है आपके दिन का 2.5 घंटा। और ये औसत है। जिन लोगों के पास और कोई काम नहीं है वो तो और भी ज़्यादा समय इस पे दे रहे होंगे। तो इस तरह से भी आप देखें तो आपके सोचने समझने और किस तरह से आप न्यूज़ को पढ़ेंगे,
किस न्यूज को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसे आगे आप कैसे बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों पे एक कोई बड़ी टेक कंपनी कंट्रोल कर रही है और वो नैरेटिव जो है तय करती है कि वैश्विक नैरेटिव क्या होगा और फिर अलग अलग देशों में वहाँ पे नैरेटिव कैसा होगा और उसको हम वहीं के लोगों तक तो किस तरह से पहुँचाएंगे। क्या वो इन्फॉर्मेशन एक स्पीड से जाएगा या फिर हम उसको स्लो डाउन कर देंगे, उसके पास किन किन सोर्सेज से, किस किस मीडिया हाउस का, किस किस ओपिनियन मेकर का, किस किस ऑल्टरनेटिव मीडिया पोर्टल्स का इंफॉर्मेशन जाएगा, इन सब पे एक एक कमांड होती है। इसके बाद एक और ट्विटर की पॉलिसी आई कि चुनाव के दौरान इन्होंने जो हाई वॉल्यूम डिस्कशन वाले, कन्वर्सेशन वाली चीज़ें थे, जो मुद्दे थे, उस पर इन्होंने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी लगा दी कि हम जो है कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं, हम आपको सीधा वो चीज़ नहीं देंगे आपके फीड में या ट्रेंड में जो एक्चुअल में ऑर्गेनिकली आपके ट्रेंड का हिस्सा है। नहीं, हम क्या करेंगे कि हम कंटेक्स्ट बताएंगे कि क्या चल रहा है और उसके हिसाब से हम नीचे में लिख देंगे कि ये बातें हैं और ये चल रहा है, इस कारण जो है ये आपको पढ़ना चाहिए। तो ऐसा होगा कि किसान आंदोलन मान लीजिए चल रहा है या शाहीन बाग चल रहा है और ये आपके फीड में एक रैंडम वामपंथी किसी का आर्टिकल जो वहाँ पे डाल देंगे जो जस्टिफाई कर रहा हो कि ये सब तो होता ही है, और वो हो सकता है पूरा का पूरा आर्टिकल फर्जी हो। तो इसको भी अगर आप देखें तो इस तरह से भी आपके विचारों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपके ट्रेंडिंग का जो ऑर्गेनिकली ट्रेंड कर रहा है उस फीड तक जो है वो मतलब पहुंच रहा है। इसी तरह इन्होंने किया था कि दुनिया भर के चुनाव के दौरान, मतलब पहले यूएस के चुनाव में किया, उसके बाद बोला है कि हम पूरे दुनिया भर के चुनाव के दौरान इस तरह की डिस्कशन जब भी होंगी तो हम एक तरह की सेंसरिंग जो है ये चलती रहेगी इनकी, और ये डेविएट करते रहेंगे, लोगों को जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ से डाइवर्ट करने की ये कोशिशें करते रहेंगे। याद होगा आपको न्यूयॉर्क पोस्ट की शायद स्टोरी थी, जो बाइडन जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है, उसके बेटे हंटर बाइडन ने कुछ पैसा वैसा दे के यूक्रेन के नेताओं के साथ जो कुछ साठगांठ किया था, उसके बारे में था कि $50,000 प्रति महीने या इस तरह की कुछ बात थी। ट्विटर ने क्या किया कि उस आर्टिकल को अपने पूरे फीड से ही मास्क कर दिया, हटा दिया कि वो लिंक कोई भी कहीं भी पोस्ट कर रहा था तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको हटा, वो ट्वीट ही नहीं करने दिया ट्विटर ने। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली जो है सेंसर कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज को सेंसर कर रहे हैं जो कि आपके प्लेटफॉर्म को एक मीडियम माध्यम की तरह, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करता है। ये सब चीज़ें जो है इस ट्विटर को, या बिग टेक जिसको बोला जाता है, बिग डेटा वाला जिसको बोला जाता है, उसको बहुत ही भयावह, मतलब एक डेंजरस तरीके से प्रस्तुत करती है कि इससे होने वाले खतरे जो है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे सोचने समझने की क्षमता के लिए ये बहुत ही मतलब एक डेंजरस पाथ है ये। तो अब बात आती है कि सरकार जो है इस पर क्या कर सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए। नई नीतियां बनानी चाहिए कि जहां फ्री स्पीच की बात हो रही है तो वो फ्री स्पीच सरकार तय करेगी जिसे जनता ने चुना है, या वहां की हर जगह पे फ्री स्पीच के मायने अलग हैं। जैसे कि फ्रांस में अलग है, कहीं पे जो है ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है कि आप देवी देवता का भी मजाक उड़ाएंगे तो आपको पुलिस जो है नहीं डालेगी, क्योंकि वो लॉ है ही नहीं, वो फ्री स्पीच में आता है। उसी तरह कहीं पे नहीं है, कहीं पे है कि वो ऑफेंडेड होते हैं लोग और भावनाएं आहत होने के कारण जो है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो सरकार ये नीति बनाए कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो डिसाइड करेगा कि फ्री स्पीच क्या है, न कि उसके देश में आने वाली ऐसी कंपनी जो यूजर के डेटा को लेती है। जब हम कहते हैं कि ये सर्विसेज फ्री है, फ्री नहीं है, आप ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, आपकी हर बात जो है वो चुराता रहता है और वो बेचता है किसी को। तो आपके बिहेवियर के बारे में, आप किस तरह की विचारधारा के, सारी चीज़ें जो है वो बिहेवियरल आपका जो है सब कहीं ना कहीं बेचा जाता है। तभी आपको मार्केटिंग वाले ऐड आते हैं, मतलब तभी आपके फीड में कुछ चीज़ें पॉपअप करती हैं जो आपने कहीं पे बोला होगा। जैसे आप इंस्टाग्राम ऑन करके आप वेकेशन बोलिए तो आपके फीड में देखिए कि आने लगेगा। तो वो माइक जो है आपके फ़ोन का सुनता रहता है
वो डेटा कहीं भेजता है और आपको रेलेवेंट एड्स आते हैं, उसी से इनका बिजनेस चलता है। तो बिजनेस भी तुम हमारे ही देश में कर रहे हो और हमारे लॉ से नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम फ्री स्पीच को लेकर अपना लॉ बना रहे हो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस पे भी एक समग्र नीति बननी चाहिए। उसके बाद किसी भी मीडिया पे स्वतः मैनिपुलेटेड या फेक न्यूज इस तरह के टैग जो है ट्विटर ना लगाए। अगर लगाए तो सुनिश्चित करें कि ये फेयरली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर वामपंथियों के साथ हो रहा है और वामपंथियों के साथ नहीं हो रहा है, उनको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है कि वो कुछ भी बोल के निकल जाए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये उनके एक्सपर्टीज से जो है विषय ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है कि क्या चीज़ जर्नलिज्म में सही है क्या नहीं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं तो आप सोशल मीडिया के हिसाब से उस तरह से चलिए, ना कि आप मीडिया बनने की कोशिश कीजिए। मीडिया आपको बनना है तो आप मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आप अलग तरह से लॉन्च कीजिए एक नया प्रोडक्ट और वहां पे उस तरीके से आइए और तब आप लोगों के विचारों को इन्फ्लुएंस कीजिए। आपका काम जो है वैचारिक प्लेटफॉर्म देना है। वैचारिक प्लेटफॉर्म देकर के लोगों के विचारों को मैग्नीफाई करना है, आगे बढ़ाना है। लोग शेयर करते हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के विचारों को जान। आपका काम ये नहीं है कि लोगों को एक ही तरह से सोचने को विवश किया जाए। सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म का एडिटर की तरह से बिहेव करना, उसका व्यवहार जो है आचरण पूरी तरह से ऐसा हो जाए कि आपके सोचने समझने की चीज़ों को उसको ही जो है ये लोग इन्फ्लुएंस करने लगे, ये भी गलत है। हर तरह के विचारों को रहने का अधिकार वहाँ पे होना चाहिए और लोगों के हाथ में होना चाहिए कि हम तय करें कि हमें क्या देखना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सुनना है। ना कि ट्विटर तय करेगा कि फला जगह का आदमी जो है ये वीडियो नहीं देखे, फला जगह का आदमी ये नहीं पोस्ट कर सकता है। नहीं, आप इस तरह से तय मत कीजिए कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। किसी को अगर कुत्ते बिल्ली का वीडियो देखना ही अच्छा लग रहा है चुनाव के समय में, तो यू आर नोबडी टू टेल हिम कि नहीं देखो तुम। किसी को किसी एक तरह की विचारधारा पसंद है तो आप उसके फीड में मेडल मत कीजिए कि नहीं ये जो है कंटेक्चुअली देखा जाए तो आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है, जो आदमी स्वयं में प्रोडक्ट है, अब उसके बिहेव, पहले तो आप सिर्फ इन्फ्लुएंस उसके चॉइसेस को कर रहे थे, अब आप उसके व्यवहार को ही, आप उसके बिहेवियर तक को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जब वोट करने जाए तो जो है वो एक तरह के लोगों को वोट करे और एक तरह की पॉलिसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, या जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप सीए टाइप जो है कहीं शाहीन बाग बना लें, कहीं जो है सिंघू बॉर्डर क्रिएट कर लें। उसके बाद चुनाव के दौरान जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पर गहन नज़र होनी चाहिए जो पक्षपाती हैं। हमने देखा है कि किसी हमारा जो मतलब यूजर का डेटा होता है उसको किस तरह से, कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल आप लोगों को याद होगा, ट्रंप की हार आपको याद होगी। इसलिए हमें जो है चुनाव में खास करके ये लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उसमें ये कैसे मेडल करते हैं, तो उसको एक थ्रेट की तरह देखना चाहिए और रियलिस्टिक थ्रेट की तरह देखना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो ऐप है, ये कंपनी है, टेक कंपनी, ये हमारे महान लोकतंत्र को, इसी ने तुम्हारे महान लोकतंत्र को कई बार डैमेज पहुंचाया है। महान लोकतंत्र को डैमेज तब भी पहुंचता है जब तुम्हारे सुरक्षा बलों को घेरा जाता है और वो जब एक ऑपरेशन करते रहते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है कहीं और पास कर दी जाती है ताकि टेररिस्ट स्केप कर जाए, और एक टेररिस्ट स्केप करेगा तो किसी और को मार देगा कहीं पे जाके। इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसके बाद फिर मतलब आपका पूरा का पूरा डेटा आपके विपक्षियों को मतलब या किसी को भी पार्टियों को दे दिया जाए कि इस क्षेत्र के लोग किस तरह से सोचते हैं मूलतः, और इसमें मेजॉरिटी जो है उसके पॉलिटिकल जो है डेटा एनालिटिक्स में ये सारा आप तय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपके पास डेटा हो तो यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, यहाँ के लोग किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ चैटर क्या है, किस कीवर्ड पे इनका ज़्यादा जोर है, वो नेगेटिव सेंटिमेंट है या पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है आपके पास अगर डेटा होगा तो आप डेटा एनालिसिस के ज़रिए जो आप तय कर सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, फेसबुक ये बेच देता है किसी एक कंपनी को, और वो कंपनी भारत के किसी पार्टी को बेचेगा ये डेटा कि आप जो है यहाँ पे इस तरह से इलेक्शन कैंपेन को मॉडिफाई कीजिए।
और दूसरी बात, इन्होंने फेसबुक ने क्या किया था कि याद हो अगर आपको कि कुछ समय पहले 2013-14 के अराउंड एक इधर राइट हैंड साइड में न्यूज का, ऑर्गेनिक न्यूज का भी ट्रेंड आया करता था। उसमें फेसबुक ने स्वीकारा कि वो ट्रेंड जो है हमारे एडिटर डिसाइड करते थे, ना कि एक्चुअल में जिस बात पे सबसे ज़्यादा बात हो रही, जिस विषय पे या जिस खबर पे, वो तय करता था कि उस वहाँ पे न्यूज़ जो 10 न्यूज़ ये लोग दिखाते थे वो न्यूज़ कौन से होंगे। मतलब आपको बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें लगता है कि वो न्यूज़ पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन नहीं, इस न्यूज़ पे ज़्यादा बातचीत हो रही है, तुम इसको पढ़ो। मतलब एक तो बिजनेस वाइज भी ये लोग अपने तरह के लोगों के साइट पे वो जो है डाइवर्जन क्रिएट करना चाह रहे थे कि उधर लोग चले जाएं। दूसरी चीज़ की वैचारिक रूप से कहीं दूसरा मैटर हो रहा हो, कहीं दूसरा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे भी ये लोगों को भेजने की कोशिश करते थे। अब आज भले ही आज के समय में ट्विटर पे कम लोग हैं, लेकिन नैरेटिव इन्हीं कम लोगों की वजह से घड़ी जाती है। मतलब एक राजदीप सरदेसाई क्या लिखता है, सागरिका घोष क्या लिखती है, या और भी लोग हैं, वो लोग क्या लिखते हैं एक एक ट्वीट पे, शशि थरूर हैं या अलग अलग नेता हैं, ब्लू टिक वाले लोग हैं, वो क्या लिखते हैं और वो कैसे लिखते हैं, इसको लेकर न्यूज़ बनता है। और ये लोग न सिर्फ न्यूज़ बनाते हैं बल्कि इनका अपना अपना ग्रुप बना हुआ और एक ही तरह के कंटेंट। आप याद कीजिए कि रिया चक्रवर्ती को जब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था तो स्मैश पैट्रियार्की और रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, यू एंड यू, मी एंड यू, ऐसे करके बातें चल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि एक गिरोह एक तरह से काम करता है और वो फिर लगातार कंटेंट उस पर डालता है, उसके बाद उनके समर्थक उन कंटेंट को लगातार रीट्वीट करते हैं या पढ़ते हैं या उस पर चर्चा करते हैं। तो एक अलग तरीके से आपके विचारों को दोबारा वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। तो जो डेटा मैंने पहले दिया था कि 10% लोग 92% कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं, तो यही है कि 10 लोग मिलके इतना ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं कि उसे सारे लोग पढ़ रहे हैं और वही पढ़ने को मजबूर हैं। उसी में अगर आप सोचिए कि उसी 10% में हमें पता हो कि 66% या 70% लोग एक विचारधारा के हैं और ट्विटर जो है बाकी विचारधारा के इंफॉर्मेशन को स्लो करने लगे, जो कि इन्होंने किया है, इन्होंने स्वीकारा है। तो आप सोचिए कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो किस तरह से आएगा और कैसे कैसे रास्तों से होता हुआ आएगा। इसी तरह हमने देखा कि ऑर्गेनिक ट्रेंड्स, अभी मैं बात कर रहा था, उसमें कई बार ये देखा, मेरे मित्र हैं कुछ लोग हैं जो इस तरह से लगातार, जैसे किसी की जयंती है, कोई इशू हुआ था, पास्ट का कोई चीज़ है, इवेंट हुआ था या नया आपको इवेंट क्रिएट करना है, इन सब को लेके जब ये लोग ट्वीट करना शुरू करते हैं, पता चलता है कि 60,000 ट्वीट कर दिया इन्होंने 2-3 घंटे में, फिर भी ये टॉप ट्रेंड में नहीं दिखाया जाता है। उसकी जगह कोई 6,000 ट्वीट है, 8,000 है वामपंथियों का, उसको जो है टॉप में दिखाया जाता है, आपका वाला टॉप 10 में भी नहीं। उसमें बोला जाएगा कि नहीं, हमने एल्गोरिदम जो है वो ट्वीक कर दिया है, उसमें एल्गोरिदम ने हमने जो कंटेक्स्ट डाला है कि क्या इस पे एक ही तरह का मैसेज आ रहा है या सिमिलर टाइप का थॉट प्रोसेस है उस तरह, इसलिए हम उसको जो है ऑर्गेनिक ट्रेंड में नहीं दिखाते। अब आप ही बताइए कि जो चीज़ ऑर्गेनिक है फिर उसको एल्गोरिदम के थ्रू जो है ऑल्टर क्यों करते हो? इसका मतलब यह है कि तुम बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हो। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, जब आप देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये टेक कंपनी सिर्फ टेक कंपनी नहीं है। इनके प्लेटफॉर्म पे जो कुछ लोग हैं वो पूरे विश्व का नैरेटिव बदलने की क्षमता रखते हैं। उसमें भी कुछ लोग कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे उनको पैसा मिल रहा होगा, या वो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो एक ही तरह की बात करना जानते हैं, जो एक ही तरह की बात को रखना जानते हैं। तब ऐसे में हमें और आपको सचेत होना पड़ेगा। अगर हम और आप सचेत नहीं होंगे और हम और आप अपने अपने जनप्रतिनिधियों और इस पर एक समग्र चर्चा नहीं करेंगे, उन्हें फोर्स नहीं करेंगे इस पर बात करने को, तब तक ये इसी तरह से, क्योंकि इनकी प्लानिंग है कि आगे ये सारे चुनाव में, आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने कुछ पॉलिसी मैटर पे लिखा और उसके नीचे लिख दिया जाए मैनिपुलेटेड मीडिया, या वो जिस इंफॉर्मेशन को जल्दी ले जाना चाहते हो उसको इन्होंने स्लो डाउन कर दिया है। उसको आप रीट्वीट करेंगे 3 बार आपको बोल देगा कि रीट्वीट फेल्ड। बहुत चांसेस ऐसा है कि आप
बोले छोड़ो यार नहीं करो, मेरा नहीं चल रहा इंटरनेट, ये भी करेंगे। तो जो चीज़ तुरंत जानी थी वो हो सकता है आप डालें ही नहीं, आप उसके ऊपर लिखें ही नहीं, या फिर आपको 3 बार में, चौथे बार में आपका जाएगा। और ये इतना रैंडमाइज्ड होगा कि पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है या आपके ऑफिस में हो रहा है। हो सकता है एक आईपी एड्रेस यहाँ का चुना, एक कहीं और का चुनेगा, इस तरह से किया जाएगा। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ट्विटर ने खुद ही स्वीकारा है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको अवेयर होना चाहिए। और जब भी ये बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, जब भी इस तरह के डिसीजंस लेती हैं, जब भी इस तरह का मेडलिंग इनटू एडिटोरियल साइड ऑफ थिंग्स, ये जब वो डिक्टेट करने लगते हैं, तब वह समय काफ़ी भयावह होता है। आशा है कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लगातार, मेरी कोशिश है कि हर सप्ताह इस तरह का एक डीप फोकस करके मैं एक वीडियो बनाऊं और इसे मैं अपने चैनल पे डालता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे अब मैं रेगुलर आऊँगा और लगातार आप लोगों के लिए भी अगर कुछ उस तरह की चर्चा हो, सजेशंस हो आपके, तो उसको भी मैं लेके आऊँगा। और हर बार एक नए मुद्दे पे या जो भी ट्रेंडिंग होगा उसका पूरा इनसाइड आउट एक पैकेज क्रिएट करके मैं लाने की कोशिश करूँगा। ये चूँकि मेरा अपना चैनल है, इसलिए मैं आपको और भी थोड़ा ओपन होकर अपने विचारों को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रखने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने काफ़ी प्रेम दिया है मुझे, काफ़ी स्नेह दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा है कि आपका प्रेम, सहयोग और साथ जो है आगे भी मिलता रहेगा। नमस्कार।